दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हमिद और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बच्चा पार्टी। आज की इस क्लास की हम बात करें तो भाई राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है, राजनीतिक शास्त्र का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो है, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। भाई जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र में जो भी चुनौतियां हैं, उसके बारे में जो है हम जानने वाले हैं। अब तक की हम बात करें, अब तक हमने जो है ना लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली है। भाई लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की डेफिनेशन भी देख ली है हमने, है ना, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें जान ली। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने जो नहीं पढ़ी थी कि भैया देखो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र क्या है, एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि किसी भी हम सरकार की हम बात करते हैं, चाहे हम बात कर लें तानाशाही की, चाहे हम बात कर लें किसकी, भाई राजतंत्र की बात कर लें, चाहे हम सैन्य ताकत की बात कर लें, सबसे बढ़िया जो सरकार होती है उसको माना गया है पूरी दुनिया में, वो जो है लोकतंत्र को माना गया है। लेकिन फिर भी ये सरकार जो है, लोकतंत्र की सरकार जो है, इसके सामने कुछ चुनौतियां नहीं आती होंगी। फिर भी मतलब क्या आपको लगता है कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें सारी चीजें ठीक चल रही है या फिर कोई चुनौती वाली बात नहीं है? तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम जो है इस चैप्टर में जानेंगे, है ना। लोकतंत्र की परिभाषा जानेंगे और क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेसिकली, है ना, क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए कि हम इन सारी चीजों को इंश्योर करें कि जो चुनौतियां आ रही हैं बेसिकली वो उनसे कैसे निपटा जाए। और सबसे बड़ी बात, पहले तो हम चुनौतियों का मतलब जानेंगे। ये जो शब्द है चुनौतियां, चैलेंजेस, ये आपने सुनते बहुत ज्यादा सुना होगा। बेसिकली चुनौतियां क्या होती हैं? चुनौतियां बेसिकली आप जैसे मैं आप बताऊं, बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं जिनको आप ओवरकम कर सकते हो, जिनसे जो है आप छुटकारा पा सकते हो। चैलेंज मतलब जैसे आपने नाइन्थ में, मान के चलो नाइन्थ में आपकी जो है 50% आई, लेकिन आप थोड़े से मोटिवेट हो गए अंदर से, आपके अंदर से पढ़ने की इच्छा जगी और आपको कुछ करना था लाइफ में, तो आपके सामने चैलेंज ये है कि 10वीं में आप 90% तक कैसे ले जाओगे। वो जो 50% आए हैं ना आपके 9वीं में, उसको जो आप 90% कैसे ले जाओगे। तो ये क्या है भाई, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, है ना। लेकिन ये ऐसा भी चैलेंज नहीं है जो कभी कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जो पूरी ना हो सके। भाई आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे तो आपके 90% आ जाएंगे। लेकिन ये है क्या वैसे? लेकिन अभी तो चैलेंज दिख रहा है ना आपको। चैलेंज क्या, चुनौती क्या है कि आपके 50% आए थे, क्या आपके भैया 50% आए थे, है ना, 9वीं में। अब आपको जो है सीधा जंप मारनी है और सीधा 50 से जो है आपको 90 पे जाना है ना। तो ये जो गैप है 40% का, ये आपको 1 साल में पूरा करना है ना। ये क्या है भाई, ये आपका चैलेंज है ना। ये क्या होगी, चुनौती होगी बेसिकली, है ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिससे हम क्या पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इससे जो है हम जिसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम चैलेंज बोल देते हैं, चुनौतियां बोल देते हैं, है ना। आपने सुना वो चुनौती शब्द तो आप सुनते रहते हो, आपके सामने ये चुनौती आने वाली है ना। आपके सामने अगला पड़ाव, ये चुनौती आने वाली है। जैसे गेम्स खेलते हो आप, वीडियो गेम्स वगैरह, पबजी वगैरह खेलते हो, तो उसमें भी अलग अलग चुनौतियां आती है कि आपको ये टास्क पूरा करना। वो जो टास्क होता है वो क्या होती है आपके लिए, चुनौती होती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा भाई, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। वैसे ही भाई अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में भी कुछ चुनौतियां हैं जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब वो सॉल्व हो सकती हैं चीजें। लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे सामने कई सारी चीजें आएंगी, उनको देखते हुए हमें अच्छा सा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वही क्या होती है, वही चुनौतियां होती है। तो इन्हीं चुनौतियों के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक होगा लोकतंत्र की चुनौतियां। भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे हम, क्या है इसके परिचय में। दूसरा हम देखेंगे भैया लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में समाजस्थ। भाई ये समाजस्थ क्या होता है? भाई समाजस्थ मतलब एक तालमेल बिठाना, है ना। लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है, यानी कि जो लोकतंत्र में सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, हर किसी के सिद्धांत होते हैं भाई, है ना। हर किसी के अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे मेरा, आप बोलो कि आपके पिताजी का सिद्धांत है कि भाई वो उनके प्रिंसिपल्स है कुछ अपने, कि क्या करना है उन्हें जो है लाइफ में कभी भी कुछ भी धूमपान नहीं करना, है ना। ये सिद्धांत होते हैं कि हमें ना हम शराब पियेंगे, ना हम कुछ फूकेंगे, ना हम तंबाकू गुटखा कुछ भी नहीं खाएंगे। ये आपके काइंड ऑफ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। उनके बेसिस पर जो है आप घर चलता है ना। हर किसी के यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में भी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। उसकी हम बात करेंगे। एवं उसका जो व्यवहार होता है, मतलब यानी कि नेचर कैसा है, जो लोकतंत्र है उसका नेचर कैसा है और उसके सिद्धांत कैसे हैं, उसमें कैसे, मतलब सिद्धांत में और उसका जो व्यवहार है ना, उसमें कैसे उसमें कैसे तालमेल बिठाएं, सामंजस्य कैसे बिठाएं, उसकी हम जो है बात करेंगे, ठीक है ना। तो दो जो टॉपिक है आज की इस क्लास में हम जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं चुनौतियों की डेफिनेशन। चुनौतियां हैं क्या बेसिकली, है ना, किसकी बात हो रही है, चुनौतियां क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, लोकतंत्र में जो है जितनी सारी संभावनाएं हैं, है ना, दुनिया में अभी कहीं भी उन सबका जो है लाभ नहीं उठाया गया। भाई अगर हम बात करें, है ना, हम करते रहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में अभी भी क्या है आज के टाइम पे, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं
समस्याएं नहीं, सॉरी, संभावना है ना, मुंह से निकल गया समस्याएं, संभावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं भाई जिनका जो है आम जनता लाभ उठा सकती है। मतलब अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो इसका एक बहुत बड़ा ही मतलब है लोकतंत्र का। जो भाई जहां पर भी लोकतांत्रिक देश, जो भी लोकतांत्रिक देश है, जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां पर इन सारी संभावनाओं का फायदा उठाया ही नहीं जा रहा। मतलब आम जनता को पता ही नहीं है ये भी चीज हो सकती है एक लोकतंत्र में, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है भाई, लोकतंत्र में जितनी भी सारी समस्या संभावनाएं हैं दुनिया में, अभी कहीं भी उन सबका जो है लाभ पूरी तरह से नहीं उठाया जा रहा। तो ये भी क्या हुई, ये भी एक चुनौती होगी भाई। भाई लोगों को कैसे बताएं कि ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो आप देख रहे हो ना लोकतंत्र में, इसके अलावा बहुत कुछ और हो सकता है लोकतंत्र में, है ना, लोगों के लाभ के लिए, है ना। तो यहां पे क्या है, बेसिकली बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका जो है हम अभी फायदा नहीं उठा रहे हैं। और क्या है भाई, दूसरा, उन्हीं मुश्किलों को क्या बोलते हैं। अब देखो जब ये संभावनाएं है ना, अभी इनका कोई लाभ नहीं उठा रहा है। अब ये क्या भाई, ये जो मुश्किलें हैं इनको क्या बोल देंगे हम, चुनौती, है ना। यही जो चीज है ना उन्हें क्या बोल देते हैं हम, चुनौती बोल देते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं चाहिए कि भैया देखो ये जो लोकतांत्रिक देश है इसमें ये अधिकार होते हैं लोगों के, ये और अधिकार होते हैं। तुम जितना जानते हो उससे कई गुना ज्यादा जो आपके पास अधिकार होते हैं, है ना। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो मुश्किलें हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भाई ऐसी मुश्किलें हैं जो जिससे हम ओवरकम ना कर पाए। भैया इनका भी सोल्यूशन है, कुछ ना कुछ तो आप बोल सकते हो, इनका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा, है ना। तो इनसे जो आप ओवरकम भी कर सकते हो, आप जो है इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। इसका क्या सोल्यूशन होगा वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चुनौती बोल देते हैं। तो उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन पर जो है जीत भी हासिल की जा सकती है। मतलब, है ना, मतलब कोई भी आपके सामने मुश्किल है ना, कोई भी आपके सामने मुश्किल है, वो क्या है भाई, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, लेकिन उस पर जो है महत्वपूर्ण है और टफ भी है, बहुत ज्यादा कठिन भी है, लेकिन उस पर आप जो है जीत भी पा सकते हो अगर आप कोशिश करोगे। तो इसी तो बोलते हैं चुनौतियां भाई। आपको भी क्या करना है, आपको भी तो यही करना है। जितनी भी आपके सामने चुनौतियां आ रही हैं उन सबसे आपको क्या करना है भाई, ओवरकम करना है भाई, है ना, मेहनत करनी है। और इसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। तो अभी जो है, अभी क्या लग रहा होगा आपको, 10वीं की क्लास जो है बोर्ड चुनौती लग रही होगी आपको कि भाई 10वीं में जो है टॉप करना है, ये आपकी चुनौती है। और आप क्या करो, चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये चुनौती क्यों है, क्योंकि देखो मुश्किल तो है लेकिन ये भी नहीं है कि भैया ये जो है इसमें जीत हासिल ना की जाए। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जीत तो मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी चुनौती होगी। तो ऐसी जो है लोकतंत्र में चुनौतियों की हम जो है बात करने वाले हैं। आई होप आपको इतना ये जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है लोग ज्यादा संतुष्ट हैं। ये तो देखो अगर रिसर्च हुई है उसमें पता लगा है कि भैया जितने भी देश हैं जहां पर आप बोल सकते हो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, जहां पर राजतंत्र है यानी कि राजाओं का रूल है, जहां पर सेना का रूल है, सेना मतलब रूल करती है, सेना का जो अधिकारी होता है बड़ा वो रूल करता है, और उन सबसे ही हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा लोग संतुष्ट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा लोग जो है संतुष्ट है भाई एक लोकतांत्रिक शासन में। तभी क्या है, तभी भाई आप देख सकते हो 200 से ज्यादा देशों में क्या है, 150, हाँ 200 से ज्यादा देशों में क्या है, अभी लोकतंत्र की जो है व्यवस्था स्थापित की गई है ना। अब जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े देश देख लो, डेवलप कंट्रीज में भी देख लो, तो उसमें आपको पता चलेगा इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। इन सब में क्या है भाई, इन सब में डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है। इस शासन का जो है कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर, है ना। जैसे आपकी क्लास में जो है टॉपर्स होते हैं ना, उनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन होता है भाई, है ना, कौन पहले आएगा उसकी रेस होती है। तो अगर मैं बात करूं लोकतंत्र की, तो इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दूसरी भी एक सरकार ढूंढ ली है कि नहीं, ये जो सरकार है कि मान के चलो ये जो तानाशाही है ये लोकतंत्र को एकदम टक्कर देती है, कोई आगे पीछे है ही नहीं। मतलब ये क्या है, इसकी मोनोपोली है ना, एकाधिकार है इसका कि सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन सरकार कौन है भाई, तो वो लोकतांत्रिक सरकार है, और इसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है हम किसी को कंपेयर करते हैं लोकतंत्र से कि लोकतंत्र से बेहतरीन कोई और भी हो सकता है, नहीं है। अभी तक तो ऐसा ही माना गया है, ठीक है ना। चलिए, और ना ही इस शासन व्यवस्था में जो है कोई चुनौती है ना। चुनौती है, देखो यहां पे किसके सेंस में बात हो रही है, जब लोगों को क्या लगता है, लोगों को तो ऐसा लगता है कि भैया ये शासन चल रहा है बढ़िया से। तो यहां पे क्या है भाई, ना तो इस शासन व्यवस्था में कुछ चुनौतियां आती हैं, ये जो व्यवस्था चल रही है वैसे तो कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर जाके देखें तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें जो है ये ठीक होनी चाहिए, है ना। चलिए, लोकतंत्र में हमने देखा कि थोड़े लोग ही संतुष्ट हैं, आगे की इच्छा नहीं रखते। अब भाई यहां पे क्या है, देखो यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे इसी चीज की बात हो रही है। देखो यहां पे इसी चीज की बात हो रही है, संभावनाएं बहुत है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा रहा। तो यहां पे वही बात बोली गई है कि भाई अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो यहां पे जो लोग हैं ना वो थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं और आगे की इच्छा नहीं करते।
लाइफ में ऐसे आपके साथ भी होता है कि आपको जब से कुछ जल्दी अचीव कर लेते हो, छोटा मोटा जो भी अचीव कर लेते हो, आप उतने में संतुष्ट हो जाते हो और अपने आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि भैया आप तो कुछ करना नहीं है, सब लाइफ बढ़िया चल रही है ना। तो यहाँ पे भी यही सीन है। यहाँ पे क्या सीन है भाई कि लोकतांत्रिक देश में लोगों को जितना मिल गया है, जितना थोड़ा बहुत मिल गया है, उससे वो संतुष्ट है और आगे की इच्छा जाहिर ही नहीं कर रहे कि आपके साथ और क्या क्या होना चाहिए, आपके भले के लिए, आपके कल्याण के लिए और क्या क्या चीजें उठानी चाहिए सरकार को, क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस लोकतंत्र में। तो उसकी जो है कोई इच्छा रख ही नहीं रहा, जो चल रहा है बस चलने दो। ये आज के टाइम पे है। और ये भी क्या है भाई, तो ये भी आप बोल सकते हो ये भी एक चुनौती है ना। ये भी तो एक चुनौती है ना कि लोग इच्छा कर ही नहीं रहे हैं, चुनौती है ये। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र में जितनी संभावनाएं हैं, संभावना मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, दुनिया में कहीं भी उसका पूरा लाभ नहीं उठाया जाता। तो वही बात आ गई है ना, जितनी भी आप संभावनाएं देखते हो ना लोकतंत्र में, तो उसका कहीं भी पूरी तरह से जो है लाभ नहीं उठाया जाता। तो ये सबसे बड़ी बात जो है हो जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में समाजस। सिद्धांत का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, हर किसी के कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश भी सिद्धांतों पे चलता है ना। और ये जो सिद्धांत है कहां लिखे हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं कहां लिखे हुए हैं, तो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। कहां पे लिखे हुए हैं, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, है ना। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें संविधान में लिखे हुए हैं। और भैया इस सिद्धांतों के आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा देश जो है, पूरे देश के जो नागरिक हैं वो चलते हैं, इसी के अनुसार चलते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात हो रही है। एवं व्यवहार मतलब नेचर कैसा हमारा जो लोकतंत्र है किस टाइप का है, इसमें कैसे सामंजस्य बैठता है ना, कैसे जो यहाँ पे तालमेल बैठता है उसकी बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पे चलिए, इतना है ना पूरा। चलो, तो लोकतंत्र को जो है जैसा हम जानते हैं यह पूर्णतः प्राचीन पद्धति है। तो वही लोकतंत्र अभी का नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे लोकतंत्र का जो आपको शेष अवशेष मिलते हैं लोकतंत्र के, तो आपको देखो प्राचीन काल में ही पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत की हम बात करें तो अशोका के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम देखने को मिला था। अशोका के टाइम पे जो रोमन सिविलाइजेशन था, रोमन की बात करें तो आपने देखा होगा जूलियस सीरियस वगैरह, पहले सेनेट हुआ करते थे। सेनेट में बहुत सारे लोग थे, सेनेटर्स हुआ करते थे और राजा हुआ करता था। राजा जो है सेनेटर्स की मानता था और सेनेटर्स जो है ये लोग चुन के भेजते थे। ऐसा पहले सिस्टम हुआ करता था। तो अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो है ना, ऐसा नहीं है कोई नई सरकार है भाई, है ना। ये प्राचीन काल से है भाई, एंशिएंट टाइम से है, ये पूर्णतः प्राचीन पद्धति है। ऐसा नहीं है कोई नई सरकार है, किसी ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है। बस समय के साथ साथ क्या हुआ है, समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आते हैं। जैसे आपका फोन होता है भाई, है ना, फोन में ऐप है, तो वो समय के अनुसार क्या होता है, उसमें अपडेट वाला ऑप्शन आता है ना कि आप अपडेट कर लेते हो ऐप को, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। तो समय के साथ क्या है, आपने देखा होगा पहले जो इंस्टाग्राम दिखता था, फेसबुक दिखता था, वो पहले अलग था। अब जो है बहुत सारे उसमें बदलाव आ गए, अब अलग दिखता है ना। तो समय के साथ साथ जैसे ऐप में चेंजेस आते रहते हैं, वो अपडेट वाला ऑप्शन आता है, अपडेट पे क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे अपडेट हो जाता है आपका ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर पे अपडेट हो जाता है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई यहाँ पे भी यही सीन है। यहाँ पे भी क्या सीन है भाई, तो यहाँ पर भी जो है आप बोल सकते हो कि समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ जो है यहाँ पे लोकतंत्र में जो है बदलाव आए हैं, है ना। लोकतंत्र में जो है यहाँ पे बदलाव देखने को मिले हैं। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप जो है वैसा नहीं था जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, है ना। लोकतंत्र को जो है आधुनिक स्वरूप तक पहुंचने में जो है काफी समय लगा। मतलब जो एक आज आप आधुनिक स्वरूप देखते हो लोकतंत्र का, उस तक पहुंचने में जो है बहुत ज्यादा समय लगा है, हमें बहुत ज्यादा समय लगा है उससे पहुंचने में। ठीक है ना, आधुनिक स्वरूप जो है तक पहुंचने में काफी समय लगा है। तो आप देखोगे आज के टाइम का जो लोकतंत्र है और पहले जो लोकतंत्र हुआ करता था, उसमें जो है बहुत सारे अपडेट आए हैं, है ना। उस अपडेट आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विकास के क्रम में सिद्धांतों का समावेश होता है। समझ में आ गया, यानी कि कोई भी जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें क्या होता है, जिसमें जो भी विकास हो रहा है ना, जिस भी देश का विकास हो रहा है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे जरूरी वहां पे जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका समावेश होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनका समावेश होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समावेश मतलब वहां पर जो है तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। वहां पे सिद्धांत वहां पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। जो भी चीजें रूल्स रेगुलेशन वगैरह लिखे गए हैं, जो भी नियम कानून लिखे गए हैं, उन लोगों के लिए, उन नागरिकों के लिए उनका जो है समावेश होना, उनको जो है पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना, उनको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है, चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है ना। बहुत सारे भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर ही जो है पूरी व्यवस्था जो है टिकी हुई होती है ना। जैसे सिद्धांतों की हम बात करें कि भैया हर 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो वोट देगा। ठीक है ना, सबको जो है वोट डालने का बराबर अधिकार है। सब जो है जितने भी आम लोग हैं उन सबकी वोट की वैल्यू एक है। चाहे आप अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे आप एक झुग्गी वाले हो, आपकी वोट की वैल्यू क्या है, एक है। तो ये सारी क्या है भाई, सिद्धांत है। सबको बराबर हक मिलेगा, एक लोकतांत्रिक देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब क्या है भाई, तो ये सब सिद्धांत ही तो है।
तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब यहां पे क्या भाई, यहां पे अब ऐसा नहीं, देखो जैसे हम दूसरे से कंपेयर, गैर लोकतांत्रिक सरकार जो है उससे अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, अब यहां पे क्या होगा, देखो अगर गैर लोकतांत्रिक सरकार है वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई सिद्धांत नहीं होते। वहां पे जैसे मान के चलो तानाशाह है, तानाशाह ने कुछ बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है। अब वो किसी सिद्धांत के अनुसार थोड़ा चल रहा है, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहा है। जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र में राजा जी होते हैं। अब राजा ने जो बोल दिया, सही हो चाहे गलत हो, वो क्या है, वो भाई पत्थर की लकीर हो जाएगी भाई, वो तो माना ही जाएगा। अब ये कोई सिद्धांत थोड़ा होता है। लेकिन लोकतंत्र की हम बात करें, यहां पे सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चलोगे। वहां पे अगर राजा भी है ना, प्रधानमंत्री भी है ना, प्रधानमंत्री भी संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगा जहां पर सिद्धांत लिखे हुए हैं, है ना। तो ये चीज अच्छी होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है बेसिकली, और उस जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान है, रह सकती है जहां जो है सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगर सिद्धांतों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते, है ना, तो यहां पे जो है एक जो लोकतंत्र होगा वो विद्यमान नहीं रह पाएगा। यानी कि लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा, जो उसकी परिभाषा है वही बेकार हो जाएगी। अगर किसी भी देश में जो है सिद्धांत को हम फॉलो नहीं कर रहे, सब ऐसे ही काम चल रहा है जैसे कि तानाशाही में चलता है और राजतंत्र में चलता है। तो ये बात जो है यहां पे बोलने की कोशिश की गई है ना। अच्छा, लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत निम्नलिखित है। अब भाई जो स्वीकृत मतलब एक्सेप्टेबल, जो लोगों ने एक्सेप्ट किए, और सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है। और कौन से जो सिद्धांत जो लोगों ने स्वीकार किया है उसकी हम जो है बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन, विधि का शासन, पहले शासन का केंद्र राजा हुआ करता था। विधि का शासन की बात करें, अगर हम देखो शासन का मतलब, विधि मतलब एक तरह की क्या है, एक तरीका। विधि मतलब क्या होता है, विधि मतलब जैसे होता है ना, जैसे पूजा जब होती है तो एक पूरी विधि को हम क्या करते हैं, पूरी विधि को हम फॉलो करते हैं। विधि मतलब तरीका जो होता है, स्टेप्स लिए जाते हैं जो, है ना, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहां पे हम बात करें शासन की, है ना, शासन की हम बात करें तो उसमें विधि का शासन होता है। पूरी एक विधि को आप क्या करते हो, पूरे एक सिस्टम को फॉलो करते हो। पहले क्या होगा भाई, पहले बहुत सारी क्या होंगी, राजनीतिक दल होंगे, है ना, उनमें क्या होगा भाई, वो क्या भरेंगे, पर्चा भरेंगे इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, है ना। फिर उसमें क्या होगा, अलग अलग जो पार्टी होगी अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारेगी। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, वहां पे क्या होगा, वहां पे वो सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एक पूरे कैंडिडेट उतारेंगी। फिर हम क्या करेंगे, हम वोट देंगे। वोट में भी पूरा है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, वैसे पूरी विधि जो है यहाँ पे वो फॉलो की जाती है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, पहले शासन का केंद्र राजा हुआ करता था। अगर हम पहले की बात करें, आज से 300-400 साल पहले की बात करें, तो वहां पे शासन जो होता था उसका केंद्र कौन था भाई, राजा था। राजा जो बोल देंगे वही होगा, है ना। समस्त शक्तियां जो है राजा में निहित थी, मतलब जितनी भी शक्तियां हैं। आज के टाइम पे ऐसा होता है, नहीं होता भाई। आज के टाइम पे समस्त शक्ति जो है किसके हाथ में है, आम जनता के हाथ में, है ना। आम जनता ने जो बोल दिया वही होगा भाई। अगर बात नहीं मानोगे तो अगली बार तुम्हें वोट देके नहीं जिताया जाएगा। तो वो समस्त शक्तियां जो है राजा में निहित थी। राजा की इच्छा से जो है कानून बनते थे। जो भी कानून बनते थे राजा जी होते थे, और राजा के जो स्थगीय संबंधी हैं, जो उन्हें एडवाइस करते हैं, वो होते थे। अगर वो ठीक ठाक है तो राजा जो है अच्छा निर्णय ले लेगा, अगर वो ठीक ठाक नहीं है तो यहाँ पर राजा जी जो होंगे वो कुछ गलत निर्णय ले बैठेंगे, है ना। अच्छा, ऐसी शासन व्यवस्था को जो है राजतंत्र बोलते हैं। अब ये जो पूरी डेफिनेशन है, आप बोल सकते हो राजतंत्र की है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र मतलब एक प्रणाली, एक सिस्टम, और राज मतलब राजा, है ना। एक सिस्टम जहां पर जो भी निर्णय ले रहा है वो कौन ले रहा है, वो वहां का राजा ले रहा है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ऐसी प्रणाली को हम जो है राजतंत्र बोल देते हैं। ऐसी सरकार चलाने वाली प्रणाली को हम राजतंत्र बोल देते हैं। तो ये सारा सिस्टम तो कहां लागू किया जाता था, तो ये जो सिस्टम है ये जो है राजतंत्र में ही लागू होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो आवाज उठने लगी, जो बाद में जन आंदोलन के रूप में बदल गया। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है, अगर आपको याद होगा, आपने चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में, क्लास कक्षा 9 में, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, भैया फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ भाई, जो हजारों सालों से नियम कानून चल रहे थे, है ना, वो 1789 में फाइनली क्या होता है, लोगों का जो गुस्सा होता है वो राजा पे फूट जाता है, और 1789 में क्रांति हो जाती है। फिर वहां से क्या लगता है, वहां से बड़े बड़े जो बदलाव हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले क्या था, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। पहले ऐसा माना जाता था कि जो राजा है ना, राजा ये भगवान का दूत है, भगवान ने भेजा ऐसे, और जो ये करेगा वो बिल्कुल सही करेगा, और अगर आप अपने राजा से प्यार करते हो तो यही आपके लिए राष्ट्रवाद है। पहले ऐसा लोग माना करते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो चीजें हुई ना बेटा, बहुत धीरे धीरे हुई हैं। ऐसा नहीं हो ओवर द नाइट हो गई हो, रातों रात हो गई हो, ना 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 ना, ये चीजें बहुत धीरे धीरे हुई हैं। हजारों साल लगे हैं ऐसे करने में, है ना। आप सोच के देखो भैया, यूरोप में कितने सालों से जो है राजा रूल कर रहे थे। 1789 में फाइनली जो है लोगों ने आवाज उठाई, है ना। तो यहाँ की हम बात करें तो लोग जो है धीरे धीरे परेशान होने लगे, है ना। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इस परेशानी को अपने जन आंदोलन में बदल लिया। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, फिर धीरे 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 जो है बदलाव आना शुरू हुए।
तो आई होप आपको इतनी जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे भैया, है ना, वो अपने मन चाहे डिसीजन लेते थे, और जनता जो है मेन जो परेशान होती थी कौन होती थी, जनता। जनता पे जो है सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो परेशानी आती थी। आज के टाइम की हम बात करें, आज के टाइम पर भी गरीबी है, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में गरीबी नहीं होती, गरीबी होती है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोई तुम पे दबाव डालेगा, कोई तुम्हें तुम्हारी आजादी छीन लेगा, ऐसा जो है इस आज के टाइम पे जो है नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, हाँ, पहला तो ये हो गया, है ना। पहला क्या हो गया था हमारा, पहला ये हो गया कि भाई विधि से सरकार चलती है ना, विधि का शासन, है ना। विधि का शासन होता है, यानी कि अगर हम बात करें लोकतंत्र की, लोकतंत्र में क्या होता है, प्रॉपर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में तो क्या होता है, प्रॉपर चुनाव होते हैं और राजा चुना जाता है, और जो राजा चुना जाएगा वो कौन चुनेगा, वो आम जनता चुनेगी, है ना। आपने देखा होगा, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो, है ना, वहां से जो है एक विधायक चुन के भेजता है। विधायक कौन चुनता है, आप ही लोग चुनते हो, है ना। फिर हम थोड़ा सा केंद्र की बात कर लें। केंद्र में जो लोकसभा होती है, यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, तो केंद्र में जितने भी एमपी एमएलए हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कौन चुनता है, तो आप ही चुनते हो, है ना। तो भैया ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सब चुन कौन रहा है, जो देश को चला रहा है उन्हें चुना तो आपने ही है ना। तो ये अच्छी व्यवस्था है। दूसरे हम देख लेते हैं, दूसरे क्या भाई, दूसरा है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। प्रतिनिधि सिद्धांत क्या होता है भाई, प्रतिनिधि सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक मेरे को इनविटेशन आया, है ना, मेरे मान के चलो कोई स्टूडेंट ने मेरे को इनवाइट किया, उसकी बहन की शादी, या किसी उसके अपने आसपास की शादी है, कोई अपने की शादी है, तो उसने मेरे को इनवाइट किया। अब मैं बिजी था क्योंकि, तो मैंने क्या किया भाई, मैं जा नहीं सकता था, तो मैंने अपने घर में किसी जो मेरा छोटा भाई था, किसी और को जो है आपकी दीदी की शादी में भेज दिया, मान के चलो। तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा एक प्रतिनिधि हो गया, मतलब वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो जाएगा तो लिफाफा किसके नाम से जाएगा, पैसे जो दिए जाते हैं वो मेरे नाम से जाएगा, है ना। तो ये जो प्रतिनिधि है, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे क्या होता है, बेसिकली लोग जो है, लोग एक तो दो, मैंने आपको बताया था दो तरह की डेमोक्रेसी होती है ना। एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष, है ना। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि यहां पर जनता जो होती है स्वयं डायरेक्ट निर्णय लेती है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हम बात करें ग्राम सभा में, है ना, पंचायत जुड़ती है तो 18 या 18 साल से लोग ऊपर आते हैं, लोग 18 या 18 साल से लोग ऊपर आते हैं और यहां पे जो है निर्णय लिए जाते हैं ग्राम पंचायत में। एक बहुत मुखिया होता है, वो बैठा होता है, फिर सब जो निर्णय लेंगे उसके बाद जो भी होता है वो निर्णय लिया जाता है, जो भी मतलब जैसा सलाह मशवरा के बाद जो है निर्णय लिया जाता है। लेकिन भैया अप्रत्यक्ष की हम बात करें तो ये जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अब मैं भारत की बात करूं भैया, 150 करोड़ पॉपुलेशन होने वाली है भारत की। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो भैया यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल है ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जो है लोकतंत्र लाया ही नहीं जा सकता भाई। अब ऐसा थोड़ा ना कि भैया ये जो 150 करोड़ लोग हैं पार्लियामेंट जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या कर दिया भाई, हर एक जगह से एक जगह दो जगह इन्होंने क्या किया, निर्वाचन क्षेत्र में जो है विभाजित कर दिया पूरे भारत को निर्वाचन क्षेत्र में। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, यहां से जो है आपका एक प्रतिनिधि चुन के आएगा, है ना, उसको वोट कौन देगा, उसे वोट देगी आम जनता उस जगह की। तो जैसे आपके नगर, आपका जो क्षेत्र होगा वहां से कोई चुन के गया होगा, उसको वोट किसने दिए, आपने दिए। तो वही क्या भाई, वो जो वोट देके आपने भेजा है, क्या बोला उससे कि जाओ तुम पार्लियामेंट में बैठो जाके और तुम हमारे बिहाफ पर जो है निर्णय लोगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे हमारे बिहाफ पर लोगे, क्यों, हमने तुम्हें चुन के भेजा है। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है प्रतिनिधि। तो हमारी एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ना, वो एक प्रतिनिधि वाली सरकार होती है, और ये जो सिस्टम होता है सबसे बढ़िया होता है। अब सोच के देखो, ये तानाशाही में कोई प्रतिनिधि नहीं होता, राजतंत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं होता, कोई भाई राजा है वहां पे तानाशाह है, उसने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर जो सारी जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को जो है चुनकर भेजती है, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। तो देखो, प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत है यहाँ पे। प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत के अनुसार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो अब प्रतिनिधित्व का जो मतलब है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या मतलब होता है प्रतिनिधि का, क्या मतलब होता है प्रतिनिधित्व का, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहां पे क्या बोल रहा है, इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता अपनी सरकार बनाने के लिए जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है। क्या चुनती है भाई, जनता जो है क्या करती है, जनता जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता होती है वो क्या करती है, अपनी सरकार बनाने के लिए क्या करती है, प्रतिनिधियों को चुनती है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से जो है अलग अलग प्रतिनिधि जो है चुन के आते हैं, और उन्हें चुनता कौन है, तो उन्हें भैया आम जनता जो है वो चुनती है। ये आपको जो है पहले पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। उत्तरदायी सरकार क्या होती है भाई, उत्तरदायी क्या होता है मतलब, है ना, उत्तरदायी होता है आंसरेबल, है ना, उत्तर देना मतलब, है ना। मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने उत्तर दिया। अब भाई, अब मैं लोकतंत्र की बात करूं तो यहां पे जो सरकार होती है ना, उत्तरदायी सरकार होती है।
आपने देखा होगा कि जैसे जब पार्लियामेंट शुरू हो जाती है, पार्लियामेंट का जो सेशन है वो शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, पूरे पार्लियामेंट में मान के चलो ये पूरा पार्लियामेंट है ना, यहाँ पे ये अलग अलग जो है लोग हैं बैठे हुए हैं, और इन लोगों को आम जनता ने जो है चुनकर भेजा है, आम जनता ने जो है चुनकर भेजा है। ये जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं और इन्हें जो है आम जनता ने जो है चुनकर भेजा है। ठीक है, समझ में आ गया, आम जनता ने चुनकर भेजा है, या एमपीज है। अब आम जनता ने चुनकर तो भेज दिया इन्हें, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे दो तरह के लोग होंगे, एक तो विपक्ष होगा, विपक्ष होगा, है ना, यानी कि जो जीता नहीं है, जैसे सीट तो मिली है लेकिन जो सरकार नहीं बना पाया, जो अपनी सरकार नहीं बना पाया। और एक क्या होगा, एक होगी भाई रूलिंग गवर्नमेंट। रूलिंग गवर्नमेंट मतलब जो राज कर रही है, जैसे कि भाई बीजेपी, है ना। अब यहां पे क्या होगा भाई, अगर यहां पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन आता, अब भाई ये जो पार्लियामेंट होता है इसका काम क्या होता है, ये विधायिका होती है ना, विधायिका मतलब जो नियम कानून बनाती है देश में लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब यहां पे जब कोई भी कानून नियम कानून बनाया जाएगा, ये सरकार जो है बिल वगैरह लाती है, सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है क्या लाती है, बिल लाती है, और फिर उस बिल पर जो है सलाह मशवरा होता है, उस पर वोटिंग होती है। उस वोटिंग के बाद ही क्या होता है, वो जो बिल है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है अपने, उसके बाद ही वो बिल जो है एक्ट बनता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर जो कोई भी सरकार जो है ना, बेसिकली कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो ऐसा ही नहीं है कि अपन जैसे मान के चलो उसने जनता ने जिता दिया तो वो जो चाहेगी वो नियम कानून लाएगी, ना ना ना, यहां पे वोटिंग वगैरह होगी, है ना, उसका उत्तरदायी होगा, यानी कि पूरे आंसरेबल होगी, वो पूरा जवाब देगी, ये जो कानून है इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब जो है यहाँ पे विपक्ष के लोग जो है उससे पूछेंगे कि तुम्हें बताओ। ये विपक्ष के लोग हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, बिल पास नहीं होगा, है ना, बहुमत ली जाती है पूरी, क्या रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है बहुमत दिलवाई देती है, जैसे उनके लोग ज्यादा होते हैं उधर, लेकिन फिर भी क्या होता है, विपक्ष जो होता है वो क्या करता है, वो आंसर भी पूछता है, उत्तर। तभी तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी सरकार बोला गया कि आप जो भी कर रहे हो उसका आपको उत्तर देना पड़ेगा, बिना उत्तर दिए आप नहीं जाओगे, है ना। अगर जाओगे तो यहाँ पे जो विपक्ष है वो आपके पीछे पड़ जाएगा। विपक्ष जो है सही जानकारी जो है देता है, किसको सही जानकारी मान लो, या फिर जो भी चीजें होती हैं सही आईना दिखा देता है बेसिकली, किसको, आम जनता को। आम जनता धरना प्रदर्शन करती है, मीडिया वाले आ जाते हैं, ये क्या है, ये दबाव समूह है, मैंने बताया था ना, ये क्या है, ये आपके दबाव समूह है, दबाव समूह है। और जब ये दबाव समूह ये दबाव बनाते हैं तो यहां पे सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है, अन्यथा क्या होगा, 5 साल बाद जब फिर से क्या होगा, 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे तो आपको जो है ठेंगा दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो रही है, यही पे बात हो रही है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ये क्या होती है, ये भैया आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, भैया आंसर देगी, जो भी करेगी उसका जो है आंसर भी दिया जाएगा। तो वही बात हो रही है। तो लोकतंत्र में जो है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत है। 1688 में जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है ये अस्तित्व आया था। सबसे पहले अस्तित्व में कहां आया था ये, तो ये जब क्रांति हुई थी यूरोप में, इंग्लैंड में, है ना। इंग्लैंड में क्या था भाई, इंग्लैंड में भी संसदीय प्रणाली है, और हमने क्या किया, हमने ये जो कॉन्सेप्ट है संसदीय प्रणाली का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ये इंग्लैंड से ही उठाया है ना। तो 1688 में जब इंग्लैंड में क्रांति हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो क्रांति है उसके बाद ये चीजें जो है अस्तित्व में आती हैं। ठीक है, उत्तरदायी सरकार का अर्थ क्या है, जनता की उस शक्ति से है जिसके कारण जो है जनता सरकार से पूछ सकती है, मतलब जनता जो है सीधा सवाल करेगी कि आप जो ये कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, उसका आंसर दे दो, लॉजिकल आंसर होना चाहिए, अगर सही लगेगा तो ठीक है, वरना तो फिर देख लेना, है ना। जनता से पूछ सकती है कि जो कुछ उसने किया है वह क्यों किया है, समझ में आ गया, क्यों, वाई, है ना, जो भी आपने किया है क्यों किया है, क्योंकि हमने आपको जिताया है भाई, आपका ये अधिकार है सरकार से पूछना कि ये क्यों किया, है ना। और यदि वह सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उसे जो है आगामी निर्वाचन में जो है अपदक्ष कर सकती है, मतलब जो भी चुनाव आएंगे, आगामी निर्वाचन मतलब जो भी चुनाव आएंगे उसमें जो है उसे हरा भी सकती है, अपदक्ष कर सकती है, यानी कि उसे जो है वोट नहीं देगी, है ना। ठीक है, यही तो होता है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। चलिए अब ये क्या है, प्रतियोगी राजनीति। प्रतियोगी राजनीति का मतलब क्या, प्रतियोगिता क्या होती है भाई, है ना। प्रतियोगिता मतलब जो कॉम्पिटिशन होते हैं, है ना, जैसे दौड़ का कंपटीशन होता है, 3 बच्चों में दौड़ हुई, कौन आगे निकलेगा, तो यहां पे भी क्या है भाई, लोकतांत्रिक सरकार में जो है भी कंपटीशन होता है भाई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, 7 से 8 10 पार्टी खड़ी हो रही है भाई, है ना। और सब जो है चाहते हैं कि हम जीते, सब जो है बड़ा सा क्या बनाते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम जब जीत जाएंगे हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, है ना। तो ये सब होता है, तो उसी की बात हो रही है कि भाई यहाँ पे एक जो राजनीति होती है वो काफी प्रतियोगी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। ठीक है, चलिए प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांत है। ये क्या माना गया, ये काइंड ऑफ एक आधुनिक सिद्धांत माना गया है ना, एक आधुनिक मॉडर्न एक प्रिंसिपल माना गया है। इसमें होता क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है प्रतियोगी राजनीति के लिए जो आवश्यक है भाई, अगर अच्छी राजनीति करनी है उसके लिए प्रतियोगी बहुत आवश्यक है। अब एक बात बताओ, सिर्फ 2 पार्टियां होंगी, है ना, एक बात बताओ, सिर्फ 2 पार्टियां होंगी तो कैसे काम चलेगा भाई, बहुत सारी जो पार्टियां होंगी तभी तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सीटें बढ़ जाएंगी, और जो है पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके के लोग बैठेंगे,
है ना। तो इससे फायदा है ना, अगर भाई एक ग्रुप का ही मान के चलो बीजेपी के ही सारे लोग बैठ जाएंगे पार्लियामेंट में, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब जब अलग अलग पार्टी के जो है लोग बैठेंगे, पक्ष विपक्ष बैठेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे चीजें सही दिखाई देंगी, है ना। यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो आम जनता के भले में लिए जाएंगे, क्योंकि भैया जो विपक्ष है वो चाहेगा कि भैया कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे क्या हो, जिससे जो है जनता का बुरा हो, क्योंकि भैया विपक्ष जो है ये भी वोट चाहता है भाई, ये भी तो चाहता है कि अगली बार हम जीते, है ना। तो वही बात हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है प्रतियोगी राजनीति के लिए जो है आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप से जो है उस व्यवस्था में सक्रिय रहे, ठीक है। तो वही बात हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी जो होते हैं, प्रतियोगी राजनीति के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि अनेक संगठन जो है राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप में जो है उस व्यवस्था में सक्रिय रहते हैं, है ना। तभी तो होता है धरना प्रदर्शन वगैरह होता है कि कोई भी सरकार ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा नियम निकाल दिया, है ना, जो कि इसमें कुछ भी कमियां हैं, तो यहाँ पे विपक्ष के जो लोग होते हैं वो जीना आराम कर देते हैं सरकार का, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है बदलाव कर लो। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये जो सारी चीजें हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे से यहां तक पूरा जो है आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। भाई संप्रभुता क्या होती है, सोवरेनिटी बोलते हैं इसे, कि भैया लोकतंत्र में क्या होता है, जो भी निर्णय वगैरह लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जाएंगे, वो जो भी निर्णय लिए जाएंगे भैया वो किसी के दबाव में नहीं लिए जाएंगे, किसी चौथे तीसरे इंसान का जो है आप पे दबाव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी की बात हो रही है, लोकतंत्र में जो है इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र की अंतिम शक्ति जनता में निहित है ना। जो भी है भाई, जो भी अंतिम संप्रभुता मतलब जो भी सिद्धांत लिए जा रहे हैं भाई, जो भी चीजें ली जा रही है वो जनता से बिना पूछे नहीं ली जाएंगी। इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं चुन के भेज रहे हो प्रतिनिधियों को, तो वो आपके ब्याह पर क्या ले रहे हैं, आपके ब्याह पर ही यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, नागरिक अधिकारों का जो है सिद्धांत, नागरिक अधिकारों का जो है सिद्धांत, ठीक है। तो अगर मैं नागरिक अधिकारों की बात करूं, नागरिक अधिकारों के सिद्धांत की हम बात करूं, तो देखो लोकतंत्र के इस सिद्धांत के अनुसार जो है नागरिकों को बुनियादी अधिकार जो है, जैसे कि स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय के जो है अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात हो रही है ना, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की यहां पे जो है बात की जा रही है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं भाई, फंडामेंटल जो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, है ना। भारत में रहने वाले हर सिटीजन के पास जो है वो अधिकार होने चाहिए, है ना। जैसे हम बात करें हमारा जो आर्टिकल 3 है ना, जो हमारा आर्टिकल 3 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है मौलिक सिद्धांत लिखे हुए हैं 12 से 35 तक, है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या लिखे हुए हैं भाई, हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, है ना। मौलिक अधिकार की भैया हमें क्या है भाई, मौलिक अधिकारों में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। कौन सी चीज भाई की, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। हमें अपनी हम अगर कोई भी धर्म को अपनाना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं उसका अधिकार, है ना। शिक्षा का अधिकार, ये सब जो अधिकार जो है किसमें भाई, कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में से एक है। तो इन्हीं की बात हो रही है, नागरिकों अधिकारों का सिद्धांत, मतलब जो भी नागरिक हैं उनके पास सिद्धांत होने चाहिए भाई, कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए, अधिकारों के बिना तो बात ही नहीं बनेगी भाई, है ना। तो भैया यहाँ पे सिद्धांतों की बात हो रही है, किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, यहाँ पे जो है आपके अधिकारों की, आपकी यानी कि ये एक लोकतांत्रिक देश में जो है आपको क्या मिलेंगे, आपको जो है आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं, अधिकार भी मिलते हैं। अगर उन अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करता है, यानी कि सरकार भी उल्लंघन करती है ना, तो सीधा क्या होगा, सीधा आप जो है कहां जा सकते हो, आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, है ना। और बोलोगे भैया सरकार ने ये किया हो, भाई कोर्ट क्या करता है, हमारा जो न्यायपालिका है ना, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये सीधे सरकार को झाड़ भी सकता है। अगर आपके कोई भी सिद्धांतों का, कोई भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इनका उल्लंघन हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आखिरी बचा हुआ है, आखिरी स्लाइड बची हुई है, ये थोड़ा सा देख लो ये। तो देखो लोकतंत्र का जो है मूल सिद्धांत जो है समानता पर आधारित है, अर्थात किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। पहली चीज क्या भाई, सबसे अच्छी चीज क्या है, एक सिद्धांत, मतलब मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल, हर किसी का कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं, आपके भी कोई सिद्धांत हो कि आपको लाइफ में ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो देखो पहला सिद्धांत यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समानता का भाई, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे भाई हमने बहुत कुछ देखा, आजादी के पहले जो है देश में बहुत बुरी हालत थी, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब क्या है भाई, अब जो है हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो भैया जाति के आधार पर तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा। सब जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। तो इसी की बात हो रही है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, लोकतंत्र जो है प्रतिनिधित्व एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी आधारित है ना। तो यहाँ पे सिद्धांत देखो, पहला क्या हो गया, समानता का अधिकार, है ना। दूसरा क्या हो गया, उत्तरदायित्व के सिद्धांत, उत्तरदायित्व, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व, यानी कि जो भी आप नेता जा रहा है, जो भी आपके लिए निर्णय लेगा, वो आपका ही प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि आपने ही उसे चुना है ना। और वो उत्तरदायी भी होगा, अगर वो सरकार बना लेता है तो प्लस वो उत्तरदायी भी होगा, यानी कि वो आपको उत्तर भी देगा कि आप जो कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है वो,
है ना। भारत में जो है सभी नागरिकों को जो है सार्वजनिक मताधिकार प्रदान कर इस सिद्धांत को जो है व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया है। मतलब ये जो सिद्धांत है बेसिकली, है ना, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है ना, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है ये कैसे मतलब काम में कैसे व्यवहारिक रूप में कैसे लाया गया, तो ये सार्वजनिक मताधिकार यानी कि जितने भी 18 या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं ये क्या करेंगे, 18 या 18 साल के जो लोग हैं वो वोट देंगे, है ना। तो इससे क्या, वोट देके ही वो अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। तो इसको यह है क्या क्या किया गया, व्यवहारिक रूप से जो है प्रदान किया गया है सिद्धांत को। ठीक है, किसके सिद्धांत को भाई, ये यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं वो वोट देंगे, है ना, तभी तो वो अपना प्रतिनिधि जो है चुन के भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आती हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत में। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए तो भाई आज के लिए जो है थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। आज हमने जाना भाई लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में, है ना, और हमने जाना लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में सामंजस्य, कैसे हम जो नेचर है सिद्धांत जो है उसमें कैसे सामंजस्य बिठाते हैं हम, उसकी हम बात किया, कैसे हम तालमेल बिठाते हैं उसकी हमने जो है बात की है। हमने चुनौतियों के बारे में जाना। चुनौतियां क्या है भाई, चुनौती बेसिकली कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसपे जो हम क्या कर सकते हैं, जो है उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसका जो हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं, चुनौतियां बोल देते हैं। कुछ मुश्किल काम जो कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप अगर काम करोगे तो वो पॉसिबल हो भी सकते हैं, मुमकिन है वो, उसे हम चुनौतियां बोल देते हैं। तो इसी के साथ क्या हुआ, आज का जो लेक्चर है हमारा वो खत्म हो गया है। अब बारी है हमेशा की तरह क्विज की, है ना। क्विज तो हमेशा होता है आपका, तो क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। लोकतांत्रिक सुधार जो है मुख्यतः करते हैं जनता, संसद, बहुमत पार्टी या फिर राजनीतिक दल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक शासन में, लोकतंत्र में या फिर अधिनायक में। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। चलिए अब जरा जो है आंसर देख लेते हैं कि इनके सही आंसर जो है क्या है। पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन था हमारा लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं कौन भाई, जनता करती है, संसद करता है, बहुमत पार्टी करती है और राजनीति करती है। तो भाई ये कौन करता है भाई, जो लोकतांत्रिक सुधार जो होते हैं ये हमारी जनता ही तो करती है भाई, हमारी जनता जो है यही तो करती है, यही तो करवाती है। जनता ही क्या करती है भाई, जनता ही तो हमारे जो मुखिया उन्हें चुन के भेज रही है भाई, है ना। और वो क्या करेंगे, वो संसद में जाएंगे, वो सुधार करेंगे। तो आप बोल सकते हो जनता, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका संसद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। संसद ही करती है वैसे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों के बीच जो है नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, तो आपको पता होना चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार में जो है एक संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। आपने देखा होगा लोग सलाह मशवरा करते हैं भाई, पूरे भाई कोई भी अगर बिल पास होता है तो उसमें पहले पूरी चर्चाएं वगैरह होंगी, उसके बाद ही जो है कोई बिल जो है एक्ट बनता है। ऐसे जो है ऐसे नहीं होता कोई कुछ भी बोल दिया जैसे गैर लोकतांत्रिक सरकारों में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे पूरे सलाह मशवरा होते हैं और कोई भी लड़ाई वगैरह हो भी गई होती है तो उसमें हमेशा ही क्या होता है, संवाद की गुंजाइश बनी रहती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था या फिर जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ये तीन तो अलग चीज है। तो जातिवाद और क्षेत्रवाद जो होता है ये सबसे बड़ी क्या है भाई, सबसे बड़ी जो है यहाँ पे बाधा है ना। जातिवाद का मतलब क्या होता है कि जाति के आधार पर जो है भेदभाव करना, और क्षेत्रवाद क्या होता है कि क्षेत्रवाद मतलब क्षेत्र के आधार पर, है ना। होता है ना क्षेत्रवाद, आप किसी जगह से बिलोंग करते हो तो उसकी बहुत तारीफें वगैरह करोगे, उनके लोगों से बहुत जुड़े हुए रहोगे। ये क्या हो जाता है, क्षेत्रवाद हो जाता है। मतलब कोई भी जैसे इंसान होता है कि हम इस जगह से बिलोंग करते हैं तो उसकी हमेशा तारीफ करना, मतलब दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। अब भाई असल में होना क्या चाहिए भाई, असल में होना ये चाहिए भाई जिस बंदे में टैलेंट है, जिसमें ज्यादा आप बोल सकते हो एक एफिशिएंसी है ना, एक आप बोल सकते हो
एक ऐसा है, आप नहीं, एफिशिएंसी का मतलब ये बोल सकते हो आपके बहुत ज्यादा वो होशियार है पढ़ने में होशियार है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो आप उसको आगे बढ़ाओगे। अब ऐसा थोड़ा ना देखोगे ये जो इंसान है हमारे क्षेत्र का है तो हमेशा आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ये हमारे क्षेत्र का, ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी के हम क्षेत्र वालों को ज्यादा जो है प्रायोरिटी नहीं देंगे, है ना, समझ में आ गया। तो भाई क्षेत्रवाद भी यही होता है कि आप अपने क्षेत्र की हमेशा क्या करते हो, उसको हमेशा प्रायोरिटी देते हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ भाई, हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हो गया है। अब लोकतंत्र की चुनौतियों में हम जो है आगे जो है कुछ जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।